हेलो एवरीवन। आज हम लोग सोर्स ऑफ वाटर और वाटर डिमांड के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सोर्स ऑफ वाटर के बारे में। सबसे पहले सोर्स ऑफ वाटर, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देन उसके बाद जब हम सोर्स ऑफ वाटर के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद हम वाटर डिमांड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा वाटर का सोर्स होता है वो जनरली दो तरीके का होता है। पहला हमारा क्या होता है, सरफेस सोर्स होता है, सरफेस सोर्स। और हमारा सेकंड क्या होता है, सब सरफेस सोर्स, सब सरफेस सोर्स या अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड सोर्स। ठीक, ये हमारे दो टाइप के सोर्स ऑफ वाटर होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सरफेस सोर्स के बारे में। तो जनरली जो सरफेस सोर्स होता है वो हमारा क्या हो सकता है, जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, स्ट्रीम हो गया, रिवर हो गया, स्टोरेज रिजर्वायर हो गया और ओशियन हो गया। ये सब हमारे क्या हैं, सरफेस सोर्स के एग्जाम्पल हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो वाटर हमें अर्थ के ऊपर दिखता है उसको हम सरफेस सोर्स बोलते हैं, और जो वाटर हमें सरफेस पर नहीं दिखता यानी कि ग्राउंड के नीचे होता है वो हमारा सब सरफेस सोर्स या अंडरग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर होता है। अब सरफेस सोर्स में जो हमारा ओशियन होता है, जो समुद्र होता है, उसके वाटर को हम जनरली वाटर सप्लाई के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए हमारे सरफेस सोर्स के। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब सरफेस सोर्स या अंडरग्राउंड सोर्स के बारे में। तो जनरली जो हमारा सरफेस सोर्स होता है या अंडरग्राउंड सोर्स होता है वो हमारा क्या क्या होता है, जैसे अंडरग्राउंड हमें वाटर क्या स्प्रिंग मिल सकता है, जो झरने वगैरह होते हैं। देन उसके बाद इनफिल्ट्रेशन वेल या इनफिल्ट्रेशन गैलरीज भी हो सकती है हमारी, वेल हो सकता है और ट्यूबवेल हो सकता है। ये हमारे सब सरफेस सोर्स या अंडरग्राउंड सोर्स हैं। ये हमें ग्राउंड के नीचे वाटर पाए जाते हैं और ये हमारा सरफेस पर वाटर पाया जाता है। ठीक है, ये हमारी दो कैटेगरी होती है सोर्स ऑफ वाटर की। अब हम बात करते हैं जो हमारा वाटर क्वांटिटी एस्टिमेशन होता है उसको हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने वाटर का हमारा डिमांड होगा किसी भी एरिया या सिटी में। तो वाटर क्वांटिटी एस्टिमेशन एस्टिमेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका हमारा एक फार्मूला होता है, क्वांटिटी इक्वल्स टू पर कैपिटा डिमांड, पर कैपिटा डिमांड इनटू पॉपुलेशन। ये हमारा क्वांटिटी को एस्टिमेट करने का फार्मूला होता है। पर कैपिटा डिमांड का मतलब हो गया कि एक पर्सन पे कितने वाटर का हमारा डिमांड होता है 24 आवर्स में, उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा डिमांड। अब अगर हमें किसी सिटी या किसी भी टाउन या किसी भी एरिया का हमें क्वांटिटी एस्टिमेट करना हो वाटर का, तो एक पर्सन पे अगर हमें वाटर का डिमांड पता हो तो हम उसको वहाँ की टोटल पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं जो पर कैपिटा डिमांड होता है वो जनरली कितना होता है। तो जो पर कैपिटा डिमांड होता है, जो हमारी अनडेवलप्ड सिटी या जहाँ पे सीवर सिस्टम नहीं होता है वहाँ पे हमारा डिमांड होता है 135 LPCD, 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। बट जहाँ पर फुल फ्लशिंग सिस्टम होता है वहाँ पे ये डिमांड हमारा इंक्रीज होकर के 200 LPCD हो जाता है। ये हमारा पर कैपिटा डिमांड हो जाता है किसी भी एरिया में। अगर वहाँ पे फुल फ्लशिंग सिस्टम है तो 200 LPCD और विदाउट फुल फ्लशिंग सिस्टम है तो 135 LPCD। तो इस तरीके से हम किसी भी एरिया में कितना हमारे वाटर का डिमांड है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं
कि वाटर क्वांटिटी इक्वल्स का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर म्युनिसिपल यूजेज for which the water supply scheme has to be designed required following data। मतलब किसी भी म्यूनिसिपल एरिया में जो भी लोग रहते हैं उनके द्वारा जो वाटर को यूज़ किया जाता है डिफरेंट पर्पस से वाटर सप्लाई स्कीम से, उसको हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, तो उसके लिए हमें दो तरीका में पता होना चाहिए, यानी कि दो हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। एक तो हमारा वाटर कंजम्पशन रेट पता होना चाहिए, मतलब कि पर कैपिटा या पर हेड एक पर्सन के द्वारा कितना हमारा वाटर का कंजम्पशन रेट है ये हमें पता होना चाहिए, और वहाँ हमारी कितनी पॉपुलेशन है ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तभी हम क्वांटिटी ऑफ वाटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं क्वांटिटी इक्वल्स टू लिखा भी गया है पर कैपिटा डिमांड इनटू पॉपुलेशन। तो हम यहाँ से वाटर क्वांटिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं किसी भी सिटी या एरिया के लिए। अब हम बात करते हैं वाटर कंजम्पशन रेट कि हमारा जो वाटर कंजम्पशन रेट होता है वो कितना होता है। तो ये हमारा एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रीसियस प्रोसेस होता है कि हम एग्जैक्ट किसी भी एरिया में कितना हमारा वाटर कंजम्पशन रेट है ये हम कैलकुलेट कर पाएँ। बट जो हमारा पब्लिक के द्वारा वाटर का डिमांड होता है उसको हम एक वैल्यू के अकॉर्डिंग, एक आईएस कोड में जो हमारी वैल्यू दी रहती है पर कैपिटा डिमांड के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम ये चीज़ एक अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पे हमारा वाटर कंजम्पशन रेट कैसा होगा। अब वाटर कंजम्पशन रेट भी हमारा जो होता है बहुत ही ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारा वाटर कंजम्पशन रेट क्या होता है, अफेक्टिंग होता है। ठीक है, अगर हम डिमांड की बात करें वाटर की डिमांड की, तो जो हमारा वाटर का डिमांड होता है वो किसी भी सिटी में डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या क्या कंडीशन है। तो जो हमारा वाटर कंजम्पशन होता है डिफरेंट पर्पस से वो हमारा कितना होता है, तो जनरली हमारा एक तो होता है डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशंस, एक होता है इंडस्ट्रियल या कमर्शियल वाटर कंजम्पशंस, एक होता है हमारा पब्लिक यूजेज इंक्लूडिंग फायर डिमांड, और हमारा होता है एक लास्ट लॉसेस एंड वेस्टेज। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ कंजम्पशंस होता है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं एक रेंज दिया हुआ है, तो नॉर्मल जो रेंज होती है हमारी लीटर में पर कैपिटा पर डे, डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारा जो होता है उसका रेंज 60 से 300 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है, और जो एवरेज होता है वो हमारा 160 होता है। उसी तरीके से इंडस्ट्रियल या कमर्शियल डिमांड जो हमारा होता है 45 से 450 होता है, और जो एवरेज होता है वो 135 होता है। जो हमारा पब्लिक यूजेज या फायर डिमांड होता है एक पर्सन पे वो 20 से 90 लीटर पर कैपिटा होता है, और जो एवरेज होता है वो 45 होता है। जो लॉसेस एंड वेस्टेज होता है उसमें हमारा नॉर्मल जो रेंज होता है वो 45 से 150 होता है, और जो एवरेज होता है वो 162 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। तो ये एक नॉर्मल वैल्यू दिया हुआ है, नॉर्मल रेंज दी हुई है वाटर कंजम्पशंस का डिफरेंट डिफरेंट पर्पस से। अब जो हमारा अभी हमने डिस्कशन भी किया है कि जो डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन होता है विदाउट फुल फ्लशिंग वो हमारा 135 होता है एलपीसीडी। अगर विथ फुल फ्लशिंग सिस्टम हो तो ये हमारा 200 एलपीसीडी होता है। ये अकॉर्डिंग टू आईएस कोड के वैल्यू दी गई है, अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है पर कैपिटा डिमांड की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फायर फाइटिंग डिमांड। फायर फाइटिंग डिमांड क्या होता है? जो फायर फाइटिंग डिमांड होता है इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में वाटर का डिमांड होता है, बहुत ही कम रेट में वाटर का डिमांड होता है, क्योंकि जो फायर फाइटिंग की कंडीशन होती है वो हर समय नहीं जनरेट होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें वाटर का जो डिमांड होता है वो कम होता है। लेकिन जब वाटर का डिमांड होता है जिस समय पर फायर फाइटिंग के लिए, तब उस समय
जो वाटर का डिमांड होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि जब कहीं पे आग लगती है तो हमें उस आग को कंट्रोल करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर की ज़रूरत होती है। लेकिन ये डेली इसकी ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन जब भी होगी तो लार्ज अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, लिखा गया है द पर कैपिटा डिमांड फायर डिमांड इज़ वेरी लेस ऑन एन एवरेज। फायर डिमांड जो होता है बहुत ही कम होता है एवरेज बेसिस पे, बट द रेट एट विच द वाटर इज़ रिक्वायर्ड इज़ वेरी लार्ज। बट जब इसके ज़रूरत होती है फायर फाइटिंग के कंडीशन में, तो उस समय लार्ज अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है। जो रेट होता है हमारा फायर डिमांड का, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो कई सारे एम्पिरिकल्स फार्मूले का यूज करके हम क्वांटिटी ऑफ वाटर कैलकुलेट करते हैं फायर डिमांड के लिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा गया अमेरिकन इंश्योरेंस एसोसिएशन। तो इसका एक फार्मूला होता है Q इक्वल्स टू 4637 अंडर रूट पी ब्रैकेट में 1 माइनस 0.01 इंटू अंडर रूट पी। ये हमारा अमेरिकन इंश्योरेंस एसोसिएशन का फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे जो Q हमारी है वो किसके लिए है, फॉर अगर 1 लाख पॉपुलेशन हो तो हमारी ये हमारी Q की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ जो P है, P हमारा क्या है, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन। तो जितनी पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से हम ये वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है कुचलिंग फार्मूला है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव फार्मूला है ये हमारा कुचलिंग फार्मूला। ये हमारा क्या होता है, Q इक्वल्स टू 3182 अंडर रूट पी। पी हमारा क्या होगा, यहाँ पे पॉपुलेशन ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा कुचलिंग फार्मूला होगा। अगर हम Q कैलकुलेट करना चाहें 1 लाख पॉपुलेशन के लिए, तो हम P की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर लेंगे। देन उसके बाद हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कुचलिंग फार्मूले से। ठीक है, तो ये हमारा 2 फार्मूला हो गया फायर फाइटिंग डिमांड के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या फार्मूला होता है फायर फाइटिंग डिमांड का, फ्रीमैन फार्मूला। फ्रीमैन फार्मूला Q इक्वल्स टू हमारा क्या होता है 1136 अंडर 0.5 ब्रैकेट में P/5 प्लस 10। ठीक, ये हमारा फ्रीमैन का फार्मूला होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा भी गया है। नेक्स्ट हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट मैनुअल फार्मूला। तो ये हमारा क्या होता है Q इक्वल्स टू 100 अंडर रूट पी। ये हमारा कब के लिए होगा, अगर हमारी पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 5 लाख। ठीक है, अगर पी ग्रेटर देन 5 लाख 50,000 सॉरी 50,000 अगर हमारी पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट मैनुअल फार्मूले से हम क्वांटिटी कैलकुलेट करें, तो उसके लिए फार्मूला हमारा होगा Q इक्वल्स टू 100 अंडर रूट पी। तो ये 4 टाइप्स के हमने फार्मूला बताया जिससे हम फायर फाइटिंग के लिए हम डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड। तो फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड का मतलब हो गया कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारा पर कैपिटा डिमांड अफेक्टेड होता है। पर कैपिटा डिमांड मतलब एक पर्सन पर जो वाटर का डिमांड होता है वो किस किस कंडीशन में इफेक्टेड होता है। तो सबसे पहला हमारा कंडीशन क्या आता है, साइज ऑफ द सिटी। अगर कोई सिटी है, छोटी सिटी है, तो कम से कम लोग होंगे तो वाटर का डिमांड भी क्या होगा, कम होगा। अगर लार्ज सिटी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटियाँ होंगी, तो उस कंडीशन में जो डिमांड होगा वो हमारा बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज ऑफ द सिटी में लिखा भी गया है पर कैपिटा डिमांड फॉर बिग सिटीज़ इज जनरली लार्ज एज कम्पेयर टू दैट फॉर स्मॉलर टाउन एज बिग सिटी हैव सीवर्ड हाउसेज। क्योंकि जो बिग सिटीज़ होगी वहाँ पे सीवरेज सिस्टम भी होगा, तो वहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर का डिमांड होगा।
जो स्मॉल सिटी होती है वहाँ पे हमारा सीवर सिस्टम नहीं होता है, तो जो हमारा डिमांड होगा वाटर का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला जो हमारा फैक्टर्स होगा वो क्या होगा, साइज ऑफ द सिटी। नेक्स्ट हम आता है पॉइंट हमारा प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। किसी भी एरिया में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज होगी उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, वाटर का डिमांड इंक्रीज करेगा, क्योंकि उस इंडस्ट्री में कई सारे वर्कर्स होंगे, कई सारी एक्टिविटीज़ होंगी, जिससे हमारा डिमांड क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक फैक्टर्स हो गया जिससे हमारा पर कैपिटा डिमांड इफेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन मीन्स कि हमारा जो क्लाइमेट है हर जगह पर एक जैसा नहीं होता है। कहीं पे हमारा क्लाइमेट चेंज होता है तो कहीं पे कुछ और होता है। तो जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज होगा वैसे वैसे हमारा डिमांड भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगर क्लाइमेट में जो हमारा है, अगर कोई गर्म जगह है तो वहाँ पे वाटर का डिमांड बढ़ जाएगा, कोई कोल्ड प्लेस है तो वाटर का डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों की एक्टिविटियाँ भी कम होती है। तो इस तरीके से हमारा वाटर डिमांड क्या होगा, अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट हमारा है हैबिट्स ऑफ पीपल एंड देयर इकोनॉमिक स्टेटस। अब कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी हैबिट्स होती है कि पूरे डे में, पूरे दिन में 24 आवर्स में 2 से 3 बार वो क्या करते हैं, बाथिंग करते हैं। ठीक है, कई सारे लोग होते हैं जो व्हीकल्स वगैरह रखते हैं उनकी क्लीनिंग करते हैं। कई सारे लोग होते हैं जो कूलर्स का यूज़ करते हैं, तो कूलर्स में भी वाटर का यूज़ किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है लोगों की हैबिट्स पे। अगर वो दिन में 2 बार 3 बार बाथिंग करेंगे, नहाएंगे, तो हमारा जो डिमांड होगा पर कैपिटा डिमांड वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इससे हमारा जो पर कैपिटा डिमांड होगा वो क्या हो जाएगा, अफेक्टेड होगा। ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है क्वालिटी ऑफ वाटर। अब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर को कैसे इफेक्ट करता है पर कैपिटा डिमांड को। तो जनरली अगर जो वाटर हम सप्लाई करते हैं उसकी अगर क्वालिटी अकॉर्डिंग टू आईएस कोड होगी, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का होगा वाटर, तो लोग उस वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। उस कंडीशन में लोग हैंडपम्प को यूज करना कम कर देते हैं, क्योंकि वाटर क्या होगा, सीधे सप्लाई होते हुए आएगा, जो उनके घरों पे टोटी या कॉक लगा होता है उसको ओपन करेंगे, और उसकी क्वालिटी अच्छी है तो उसी वाटर को यूज करेंगे। तो उसमें वो फिजिकली वर्क नहीं करना चाहेंगे, हैंडपम्प का यूज नहीं करना चाहेंगे। तो इससे हमारा जो डिमांड होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो डिमांड भी हमारा इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट हमारा है प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब जैसा कि हमें पता है, अगर हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो उस कंडीशन में हमारा जो वाटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट होने का चांस होता है। इन केस अगर कहीं पर भी जो वाटर सप्लाई पाइपलाइन है उसमें कहीं भी डैमेज होता है पाइप, तो उस कंडीशन में हमारा जो वाटर होगा वो ज़्यादा लॉस होगा। तो अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो वाटर भी हमारा बहुत ज़्यादा ही लॉस होगा, प्रेशर कम होगा तो वाटर कम लॉस होगा। तो प्रेशर भी हमारा क्या है, एक तरीके का फैक्टर है जिससे पर कैपिटा डिमांड अफेक्टेड होता है। ठीक। नेक्स्ट हमारा है कॉस्ट ऑफ वाटर। अगर हम किसी भी वाटर पे अगर हम कॉस्ट रख दें, जो वाटर हम कंज्यूमर्स को सप्लाई रखते हैं उस पे अगर एक फिक्स्ड कॉस्ट रख दें, तो लोगों को जितनी ज़रूरतें होती हैं उतना ही वाटर वो क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो उस कंडीशन में वो वाटर को वेस्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर वेस्ट होने देंगे तब भी उनको चार्ज पे करना ही पड़ेगा। तो उस चार्ज को पे करने से बचने के लिए लोग क्या करेंगे, जितने वाटर का उनको ज़रूरत होगा उतने ही वाटर को वो यूज करेंगे। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वाटर भी हमारा क्या है, एक तरीके का पॉइंट है जिससे हमारा पर कैपिटा डिमांड इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है पॉलिसी ऑफ मीटरिंग एंड चार्जिंग मेथड। अब जो हमारी पॉलिसी है, अगर हम जो पानी सप्लाई करते हैं कंज्यूमर्स को, अगर हर एक कंज्यूमर्स के घरों के बाहर एक वाटर की रीडिंग को मेजर करने के लिए मीटर फिट कर दें, तो इससे जो हमारा पर कैपिटा डिमांड वो क्या होगा, इफेक्ट होगा। कैसे,
अगर हम मीटर फिट करते हैं किसी भी घर के बाहर जो उस घरों के वाटर की सप्लाई की रीडिंग बताता है, तो उस कंडीशन में उनको मीटर के रीडिंग के अकॉर्डिंग ही पेमेंट करना होगा। तो उस कंडीशन में लोग क्या करेंगे, जितनी वाटर की ज़रूरत होगी उतना ही वाटर यूज़ करेंगे, मिनिमम से मिनिमम वाटर यूज़ करेंगे, ताकि उनका जो रीडिंग है मिनिमम से मिनिमम आए, और जिससे वो उसको पेमेंट जब करेंगे तो वो जितना यूज़ करेंगे उतना ही करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को वेस्ट कर देते हैं। तो इस कंडीशन में भी हमारा जो पर कैपिटा डिमांड है वो क्या होगा, अफेक्टेड होता है। तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हमारा पर कैपिटा डिमांड जो है वो अफेक्टेड होता है। यानी कि एक पर्सन पे जो हम वाटर का डिमांड करते हैं वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लक्चुएशन इन रेट ऑफ डिमांड। जो हमारा डिमांड होता है वो कैसे फ्लक्चुएट करता है। तो हम सबसे पहले ये जान लें कि पर कैपिटा डिमांड होता क्या है। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया कि जो हमारा पर कैपिटा डिमांड होता है वो क्या होता है कि एक दिन में एक पर्सन पर, यानी कि 24 आवर्स में जितने वाटर का डिमांड होता है एक पर्सन पर, वही हमारा क्या होता है, पर कैपिटा डिमांड होता है। ठीक है। अब इसके लिए हमें पर कैपिटा डिमांड अगर हमें पता हो तो किसी भी एरिया की अगर पॉपुलेशन पता कर लें तो उस एरिया में टोटल हम वाटर की डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक फार्मूला है, एवरेज डेली पर कैपिटा डिमांड इक्वल्स टू हमारा है क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन 12 मंथ, 12 मंथ। क्वांटिटी मतलब वाटर की क्वांटिटी की बात कर रहा है। क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन 12 मंथ डिवाइडेड बाई 365 इंटू पॉपुलेशन। ठीक है। इस फार्मूले से फिर हम एवरेज डेली पर कैपिटा डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज डेली पर कैपिटा डिमांड हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक। अब ये जो एवरेज डेली डिमांड है पर कैपिटा का, वो हम कैसे हम डिसाइड करेंगे कि फ्लक्चुएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जनरली 3 पॉइंट्स हमारे होते हैं जो हमारा वेरिएशन सबसे ज़्यादा डिसाइड करते हैं। एक तो हमारा होता है सीजनल वेरिएशन, एक होता है डेली वेरिएशन, और एक होता है आवरली वेरिएशन। ठीक। सीजनल वेरिएशन कैसे हमारा पर कैपिटा डिमांड को अफेक्ट करेगा, जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे इंडिया का वेदर होता है वो 3 पार्ट में होता है। पहला हमारा गर्मी भी, सेकेंड बरसात, फिर उसके बाद विंटर। तो जब समर सीजन होता है तो उसमें जो वाटर का डिमांड होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है, मैक्सिमम वाटर का डिमांड होता है। इसके कंपेयर में जब हमारा रेनी डे आता है या बारिश का समय होता है तो वाटर का डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि लोगों की जो एक्टिविटियाँ होती हैं गर्मी के कंपेयर में कम होती हैं, और गर्मी में लोगों की एक्टिविटियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे दिन के 24 आवर्स में कई लोग होते हैं जो 2 बार नहाते हैं, कई लोग होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक करते हैं वाटर को, कई सारे ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं जिससे गर्मी से राहत पाने के लिए लोग उसको यूज़ करेंगे तो उसमें वाटर का यूज़ करते हैं। ठीक। तो गर्मियों में हमारा वाटर का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। इसके कंपेयर में बारिश के समय में वाटर डिमांड कम हो जाता है, क्योंकि लोगों की एक्टिविटियाँ भी कम होती हैं। उसके अलावा जब ठंडी में हम जाएंगे, विंटर में जाएंगे, तो हमारा वाटर का डिमांड और भी कम हो जाता है, क्योंकि जब ठंड बहुत तेज़ पड़ती है, ठंड बहुत तेज़ होगी तो लोगों की एक्टिविटियाँ भी क्या होंगी, लिमिटेड होंगी। लोग दिन में एक बार नहाएंगे, मौसम हमारा ठंड होता है तो लोग ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज़ नहीं करेंगे जिससे हमें ठंड लगे। तो इससे हमारा जो वाटर का डिमांड होगा वो क्या हो जाएगा, वेरी करेगा सीजन टू सीजन। तो ये हमारा होता है सीजनल वेरिएशन। नेक्स्ट होता है हमारा डेली वेरिएशन। डेली वेरिएशन जो होता है वो हमारा डिपेंड करता है एक्टिविटी पे। अब एक्टिविटी मतलब क्या कर सकते हैं, जैसे जो हमारा वीक होता है वो 7 डे का होता है,
जिसमें से हमें एक दिन हमें संडे मिलता है। संडे के दिन लोगों का हॉलीडे रहता है, तो उनमें लोगों की कई सारी एक्टिविटियाँ होती हैं। संडे के ही दिन लोग जितने भी उनके क्लॉथ्स होते हैं उनको वॉश करते हैं, घरों की साफ सफाई करते हैं। कोई फेस्टिवल का दिन आ गया तो उस कंडीशन में लोग घरों की साफ सफाई करते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा जो डिमांड होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक, फिर संडे जैसे ही या फेस्टिवल ख़त्म होगा, हमारा वाटर डिमांड नॉर्मल हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा डेली वेरिएशन। नेक्स्ट होता है हमारा आवरली वेरिएशन। आवरली वेरिएशन क्या होता है, जैसे जब हम दिन के 24 आवर्स में वाटर के कंजम्पशंस की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन होता है वो मॉर्निंग के समय होता है। मॉर्निंग के समय सबसे ज़्यादा आवरली वेरिएशन होता है, क्योंकि मॉर्निंग के समय ही लोगों को ऑफिस जाना होता है, स्कूल जाना होता है, फैक्ट्री में काम करने जाना होता है, सुबह लोगों को नहाना होता है, कपड़ा धुलना होता है। तो सुबह में हमारा क्या होगा, जो डिमांड होगा वाटर को वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर दोपहर में हमारा वाटर का डिमांड नॉर्मल हो जाता है। फिर जब शाम होगी तो लोग जब ऑफिस फैक्ट्री स्कूल से घर आते हैं तो लोग कई सारी एक्टिविटियाँ करते हैं। कई लोग उसमें फिर से नहाते हैं, कपड़े को धुलते हैं। तो इससे शाम को भी हमारा वाटर का डिमांड फिर इंक्रीज हो जाता है। फिर रात के समय नॉर्मल हो जाता है। ठीक, तो ये आवर टू आवर वेरिएशन हो जाता है हमारा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आवरली वेरिएशन बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया 3 टाइप्स के वेरिएशन जिससे हमारा पर कैपिटा डिमांड क्या होता है, अफेक्टेड होता है। अब इसमें हम कुछ फार्मूले के बारे में डिस्कशन कर लें जिसका हम यूज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। अब जैसे हमें एवरेज डेली डिमांड पता हो किसी भी एरिया का, एवरेज डेली डिमांड, जैसा कि अभी हमने फार्मूला भी बताया है कि अगर किसी भी सिटी की पॉपुलेशन पता हो और एक पर्सन की पॉपुलेशन हमें पता हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एवरेज डेली डिमांड कैलकुलेट कर लेंगे उस सिटी का। बट जब हम कोई भी वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन करते हैं तो उस कंडीशन में हम मैक्सिमम वैल्यू मान करके ही उस वाटर सप्लाई स्कीम को हम डिज़ाइन करते हैं। अब उस कंडीशन में जब हम मैक्सिमम डेली डिमांड कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा फार्मूला होगा वो क्या होगा, 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड। यानी कि जो हमारा एवरेज डेली डिमांड आएगा उसका 1.8% जो होगा, 1.8 गुना जो होगा वो मैक्सिमम डेली डिमांड होगा। तो जब भी हम मैक्सिमम डेली डिमांड डिज़ाइन करेंगे किसी भी वाटर सप्लाई स्कीम के लिए तो उसमें जो भी हमारा एवरेज डेली डिमांड आएगा उसमें हम 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मैक्सिमम आवरली डिमांड। मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे या पीक डिमांड। तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है 1.5 इंटू एवरेज आवरली डिमांड। आवरली डिमांड ये हमारा मैक्सिमम आवरली डिमांड हो जाता है या पीक डिमांड। अब इसको हम अगर एवरेज आवरली डिमांड को हम ये भी लिख सकते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइडेड बाई 24। ठीक, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 इंटू मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइडेड बाई 24। देन उसके बाद हमें पता है कि मैक्सिमम डेली डिमांड इक्वल्स टू हमारा होता है 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड, जो कि अभी हमने पीछे बताया है फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, 1.5 इंटू ब्रैकेट में 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड डिवाइडेड बाई 24। जब 1.5 इंटू 1.8 करेंगे तो हमें मिलेगा 2.7। 2.7 इंटू एवरेज डेली डिमांड डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हमें एनुअली एवरेज आवरली डिमांड के बेसिस पे लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 2.7 इंटू एनुअल एवरेज आवरली डिमांड। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं ये हमारा होता है फार्मूला। तो मैक्सिमम आवरली डिमांड कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूले होते हैं जिससे हम पीक डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिज़ाइन पीरियड या और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की। तो डिज़ाइन पीरियड क्या होता है, जनरली जो भी हम वाटर सप्लाई स्कीम या वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो जब उसका कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हो जाता है
उस कंस्ट्रक्शन वर्क के पूरा होने के बाद का समय जो होगा और जब तक वो प्रॉपरली वर्क करेगा वो उसका होता है डिज़ाइन पीरियड। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, दिस क्वांटिटी शुड बी वर्क आउट विथ ड्यू प्रोविजन फॉर द एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट of the future period for which a provision is made, the water supply scheme is known as design period। जो फ्यूचर पीरियड के लिए के प्रोविज़न से जो हम वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन करते हैं वो हमारा होता है डिज़ाइन पीरियड। ठीक, अब जनरली हम बात करें तो जो हमारा डिज़ाइन पीरियड होता है हर एक वाटर सप्लाई स्कीम के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो तो उसका डिज़ाइन पीरियड 30 साल होता है। अगर कोई वाटर सप्लाई पाइपलाइन है तो उसका डिज़ाइन 30 साल होता है। इस तरीके से अलग अलग वाटर सप्लाई स्कीम या वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग उसकी एक डिज़ाइन लाइफ होती है, जितने समय के लिए वो फ्यूचर में वर्क कर सकता है। ठीक, तो ये हमारा होता है डिज़ाइन पीरियड। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड की। तो जनरली हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड में डिफरेंट मेथड का यूज़ करते हैं पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए। अगर हमें फ्यूचर की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए हमें अलग अलग मेथड का यूज करना पड़ता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा भी गया कि द वेरियस मेथड्स एडॉप्टेड फॉर एस्टिमेटिंग फ्यूचर पॉपुलेशन आर गिवन बिलो। बहुत सारे ये मेथड्स होते हैं जिससे हम फ्यूचर की पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर सकते हैं। कई सारे ऐसे पर्टिकुलर्स मेथड होते हैं जो अलग अलग एरिया के लिए सूटेबल होते हैं। डिपेंड करता है कि उस एरिया का क्या कंडीशन है और वहाँ का जो सिटी है वो किस टाइप का, वहाँ का फैक्टर्स कैसा है, उसके बेसिस पे ही हम यह डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमें फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो सबसे पहला हमारा मेथड कौन सा होता है? अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। सेकेंड हमारा होता है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। थर्ड होता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। फोर्थ होता है डिक्रीजिंग रेट ग्रोथ मेथड। नेक्स्ट होता है पांचवा सिंपल ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट हमारा होता है कंपेरेटिव ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट रेशियो मेथड और लास्ट हमारा लॉजिस्टिक कर्व मेथड है। ये 8 मेथड होते हैं जिससे हम फ्यूचर की पॉपुलेशन को हम एस्टिमेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इससे कुछ न्यूमेरिकल्स एक डिस्कशन कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग बाय डिफरेंट मेथड। क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रिडिक्ट द पॉपुलेशन फॉर द ईयर, मतलब कि हमें एक पॉपुलेशन प्रिडिक्ट करना है, कि बताना है, अनुमान लगाना है कब का? 1981, 1991, 1994, 2001 की। इन 4 ईयर्स की हमें पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग सेंसस फिगर ऑफ ए टाउन बाय डिफरेंट मेथड। अलग अलग मेथड से हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे किस किस ईयर की पॉपुलेशन गिवन है ये हम देख सकते हैं। 1901 से लगा करके 1971 तक की पॉपुलेशन क्या है? गिवन है। ठीक है, अब हमारी पॉपुलेशन कितनी कितनी हम ये देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 1901 में हमारा ये पॉपुलेशन है, ये हमारा 2 में है, 1911 में है, सॉरी 1921 में है, 1931 में है, 1941 में है, 1951 में है, 1961 में है, 1971 में है। और पूछा गया है कब कब? 1981, 1991, 2001 की पॉपुलेशन पूछा गया है। तो इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप लोग जितने भी थ्योरी हमने बताया उसको आप लोग एक बार डिस्कशन कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, थैंक यू।